भारत आज तक न्यूज आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। आपका और आपके पूरी टीम का भारत आज तक न्यूज के बेहद ही खास कार्यक्रम समाज की संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन मैं राहुल कुमार यादव करता हूँ। आप अपना परिचय दीजिएगा और फिर उसके बाद आप अपनी संस्था का परिचय दीजिए। फिर हम समाज की संवाद में समाज के साथ घटित हो रही राजनीतिक, भौतिक, पूर्व सब सारी जानकारियाँ हम लोग प्राप्त करेंगे। मैं राहुल कुमार यादव जी, आपका जय भारत। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे समाज और संस्था का विषय उठाया है और यह आप लोग जो है कि हमारे देश में जितने भी संस्थाएं चल रही हैं, यह एक मीडिया है कि जो पूरे समाज की खबर सच्चाई से लिखती है और इसको लिखना भी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उससे गुरेज नहीं आना चाहिए। हर समाज के लोग की हर बात सुननी और जो सच्ची बात है, कड़वा लगती है लेकिन उसको आपको लिखना चाहिए। सर, आपकी संस्था का नाम? गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन। मैं गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ और सर्वप्रथम इसकी जब स्थापना हुई थी तो उसका मेरे समाज के लोगों ने मुझे नियुक्त किया था अध्यक्ष पद पर। मैं राम प्रकाश निषाद। गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? वह 2013-14 में हुई थी, लेकिन यह बहुत दिनों से चल रही थी। ये रजिस्टर है 2013-14 से। सर, ये आपकी संस्था लगभग कितने जिले में चल रही है या फिर कितने प्रदेशों में चल रही है? हमारी संस्था देख लीजिए, सर्वप्रथम थाने में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है और यहाँ से गांव में भी लोग मतलब इसी के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, बंगलौर में जुड़े हुए हैं। गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन, ये जो आपकी संस्था का मुख्य क्षेत्र क्या है? हमारा आप किस प्रकार इसे हासिल करना चाहते हैं? हमारा मुख्य क्षेत्र यह है कि जो हमारे उत्तर भारत से लोग आए यहाँ रोटी रोजी के विकास के लिए आए, सर्वप्रथम उन लोगों को यहाँ रोजी रोटी देने का काम किया। जो कारपेंटर थे, पेंटर थे, लाइट मैन थे, वायरमैन और वेल्डिंग मैन थे, सभी लोगों ने इसमें जुड़े और हर समाज के लोग जुड़े। तो इसमें लोग को क्या हुआ, एक दूसरे को जान पहचान नहीं थी, तो हमारी संस्था पहले मेजॉरिटी को जान पहचान दिलाने का काम किया, फिर उनको काम धंधे पर लगाने का काम किया। और संस्था का उद्देश्य है जिसके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, हमारी संस्था उनको मदद करने का काम करती है। हॉस्पिटल हो गया, बुक किताबें हो गई और कोई भी समाज में अगर जैसे कोई जल गया, कोई और तरह से पीड़ित है तो संस्था उसमें हमेशा भागीदारी लेती है। आपका धन्यवाद। अब हमारे साथ भारत तक न्यूज के बेहद ही खास कार्यक्रम समाज की संवाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन के राम निषाद जी से हमारी अब बात होगी और हम उनसे सवाल और जवाब होगा। गंगा सागर पुत्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जो एक संस्था है और ऐसा हमने देखा है और हमने सुना भी है कि ये संस्था खासकर से निषाद समाज और जो पिछड़े वर्ग से समाज आते हैं, उपेक्षित रहते हैं, कहीं ना कहीं समाज के अगली पैदान में नहीं आ पाते, यह संस्था उनके लिए बनाई गई है। तो आप उनकी किस प्रकार से मदद करते हैं और आप अपने संस्था का में सेवा कैसे करते हैं लोगों की, वो हमें बताइएगा। और हमें ये भी बताइएगा कि जिनकी सेवा अब तक आपने की है उन लोगों के कोई ऐसे लिस्ट होंगे जो मतलब हमारे दर्शक या अन्य कोई जानना चाहे कि गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन कितने लोगों की अब तक मदद कर चुका है? सबसे पहले राहुल जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और भारत आज तक का जो ये न्यूज़ के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आज हम सभी लोग बैठे, गंगा सागर पुत्र के सम्मानित लोग, आप सभी लोग यहाँ पे आए और आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको इस बात का भी धन्यवाद कि कम से कम
हमारी बातों को आप कहीं पहुंचाना चाहे, ये सबसे बड़ी बात है। तो रही बात गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन के, हम सब वरिष्ठ पदाधिकारी और सिपाही हैं, जो उसी संस्था के माध्यम से हम अपनी सारी बातें पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में हम लोग पहुंचाते हैं। सर, आप समाज की सेवा किस प्रकार करते हैं? आपकी संस्था सामाजिक परिवर्तन के लिए अभी तक कितने कदम उठाए हैं, कितनी प्रतिबद्ध है कि हम सामाजिक परिवर्तन, जो हमारे निचले पैदाश पर हमारे भाई बंधु हैं, माताएं बने हैं, जीवन यापन कर रही हैं, हम उनको भारत के चलती हुई इस अर्थव्यवस्था में उनको शामिल करें? जरूर मैं उस पर आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारे गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन का एक कुछ मुद्दा है, कुछ एजेंडा है, जिसकी वजह से हम लोग ये संस्था बनाए। तो क्या मुद्दा था और क्या एजेंडा था? हमारे लोग बहुत जगह एकदम बिखरे पड़े हुए थे, उनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, रोजी रोटी भी उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, और उनको कोई न तो उनका कोई अगुआ था, न तो कोई ऐसा मार्गदर्शक था। हाँ, ये सही है, हम लोग पहले, इसके पहले हम लोग बॉम्बे में संस्थाओं में काम करते थे। आज वो संस्था के माध्यम से हम लोग बहुत सारा काम किए, लेकिन उतना थाना के लोगों का विकास नहीं हो पा रहा था, थाना के लोगों की बातों को हम लोग सुन नहीं पा रहे थे। इसलिए हम लोग उस संस्था से निकल करके हम लोग एक थाना के सभी लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए एक भारतीय संस्कृति के द्वारा हम लोग गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन बनाया, और लोगों का मदद करने का जो है एक मुद्दा था ना। हाँ, आपने एक सवाल पूछा आप मेरे से कि किस तरीके का हमने जो है ना उनको सेवा किया। तो हम लोग शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक, ये सभी मदद हम लोग किए हैं, और लोग जो भी कुछ तकलीफ में पड़ जाते हैं, हम हर तरीके से उनका सेवा ही करते हैं। जी सर, मेरा दूसरा सवाल यह रहेगा कि आपकी संस्था को वित्तीय सहायता कैसे मिलती है? वित्तीय सहायता, और उसके बाद अगर कोई निचला व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है समाज का, अगर उसे निर्धन है, अगर उसे धन की आवश्यकता है और उसे कोई भी मदद की आवश्यकता है, तो उसे क्या करना पड़ेगी आपके संपर्क के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक सिस्टम बाय सिस्टम, जिसको बोलते हैं लॉ के माध्यम से, कि हम लोग एक सदस्य बनाते हैं लोगों को। तो कोई भी हमारे जो उत्तर भारतीय लोग हैं, जो शोषित हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, वर्जित हैं, जो दबे हुए हैं, तो उनको हम लोग उनके पास जा करके उनकी व्यथा को सुन करके उनको एक सदस्य बनाने की कोशिश करते हैं, और संस्था के माध्यम से जो भी कुछ तकलीफ होती है उनको हम लोग मदद करते हैं। जैसे आपने पूछा कि आखिर क्या करते हैं हम लोग, किस तरीके से करते हैं हम लोग। अभी हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति, हम लोग जानते हैं कि उसको कोई चीज़ों की ज़रूरत है, तकलीफ है, चाहे आर्थिक मदद हो, और चाहे हॉस्पिटलाइज्ड हो, बीमारियां हों, या चाहे ऐसा शिक्षा के माध्यम से। जैसे अभी हाल ही में मैं बता रहा हूँ, हमारे साठे नगर में एक यादव जी की पुत्री थी, तो वो MBA में इसमें MBBS में उसने अच्छा मेरिट लाई, लेकिन फिर भी जो है ना उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। उसको कुछ पैसे तो लग रहे थे ना, लेकिन उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था, और हम लोग को पता नहीं चला। हमारी बेटी उस लड़की के साथ में पढ़ाई कर रही थी, तो जब वो बताई कि उसका ऐसा परीक्षा हुआ है, ऐसा हुआ है, तब तक वो देर हो चुका था, वो टाइम निकल चुका था। तो फिर वापस वो BMS में जो है ना एडमिशन करना था, तो पूरा 40,000 रुपया उसको ज़रूरत था। वो 40,000 रुपया तुरंत मैंने दिया और एडमिशन करवाया। आज वो डॉक्टर बन के आ गई है। जी तो ऐसा बहुत सारे हम लोग काम किए हैं। जैसे हॉस्पिटलाइज में काफ़ी लोग जो है ना उसमें एडमिट हो जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं रहता है। मेरा मेन सवाल यह था ना कि अब तक आपकी संस्था के द्वारा कितने लोगों की जो है मदद की जा चुकी है, और उसे कैसे जान पाएंगे लोग कैसे जान पाएंगे? ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड हो जिससे लोग आपकी संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। भाई, जो संस्था प्रभावशाली कार्यशाली होती है, उससे ही लोग जुड़ते हैं। अभी राहुल जी, मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले तो हमारा संस्था ऐसा इस तरीके का एक हथियार अपनाती है कि जैसे किसी को मदद करना है, तो हम जितने सदस्य हैं
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं और सबके द्वारा मदद लेते हैं। क्या होता है, संस्था भी अपने जेब से पैसा, आप संस्था के अकाउंट से पैसा जा सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी आपातकाल में किसी की मदद करना होता है ना, तो प्रति व्यक्ति से हम लोग कुछ न कुछ अनुदान लेते हैं। तो जब अनुदान लेते हैं तो बहुत सारी राशि इकट्ठा होती है और सबको पता चल जाता है कि फला आदमी का हम लोग हेल्प कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ मैगजीन एक विद्रोही महिला की कहानी को अपने उस जमाने में छापा था, जिसमें आज लोग फूलन देवी एक सांसद थी भारत के निर्वाचित, उनको डकैत कहे। और जैसा सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक फूलन देवी जी की बात आती है, तो थाना में गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन ने सर्वप्रथम उनका शहादत दिवस और जन्मदिन ये दोनों मनाने का काम किया, लोगों तक उनकी विचारधाराओं को पहुंचाने का काम किया। रही बात जो है उनके साथ जो गलतियां हुई हैं, ये गलती हकीकत पूरे देश को मैं संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये नारी शक्ति जो है बहुत बड़ी शक्ति होती है, और फूलन देवी नारी शक्ति का एक मार्गदर्शित हैं जो नारी को बहुत बड़ा शक्ति दिए हैं। हर नारी को शक्ति ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा फूलन देवी के द्वारा मिलता है। और जो चीज़ उनके साथ गलत हुआ है उसका उन्होंने जो प्रतिकार शक्ति के द्वारा जो भी है जो काम किए हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं था। उन्होंने अच्छा काम किया जिससे हर नारी को शक्ति मिली है। दूसरी बात, ये जातीय बात अपनी जगह पे है, ये हम तो पूरे आपके माध्यम से पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि इसको जाति चीज़ ने इसको हटा दिया जाए। एक नारी शक्ति का जो है ना बहुत बड़ा ताकत भी चाहिए कि फूलन देवी को ऐसा वरीयता देना चाहिए, ऐसे लोगों के संदेश देना चाहिए उनको एक माध्यम बना करके। आज बताइए हर जगह फूलन देवी की ज़रूरत है। जो नारी के साथ जो गलत काम हो रहा है, जहाँ पर बलात्कार किया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हर जगह फूलन देवी की ज़रूरत है। आज फूलन देवी की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। अगर नारी शक्ति मजबूत है ना, तो पूरा देश मजबूत है। मैं अभी भी बोलता हूं कि भारत सरकार को इसके माध्यम से बहुत ही ये बात को विचाराधीन करना चाहिए कि ये फूलन देवी किस जगह पे थी और भारत को कितनी बड़ी ताकत मिली है। फूलन देवी की वजह से नारी शक्ति बहुत मजबूत हुई है। आज बीजेपी सरकार, मोदी जी भी इस शक्ति पे काम कर रहे हैं ना, तो फूलन देवी का एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा हाथ है कि नारी शक्ति उन्होंने मजबूत किया है। जितने सत्ताधारी लोग आते हैं, ये नारी शक्ति पर अगर काम करते हैं तो फूलन देवी को वरीयता देना जरूरी पड़ेगा और उनको शब्द है उनको हटाना पड़ेगा। सर, मेरा एक निवेदन आपसे है, यह किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर सवाल नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक कविता लिखी थी, ठाकुर का कुआं। ठाकुरवाद जो है वो हर एक व्यक्ति में है, यह किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं है। ठाकुर का कुआं, ठाकुर का मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, खेत खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुट्ठी पर हथेली, अपनी फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर क्या अपना, क्या गांव, क्या शहर, क्या आप इसमें मेरे उस शब्दों को पकड़िए जो ठाकुरवाद है। ठाकुरवाद होने का मतलब ये कि अपने अंदर घमंड हो जाना, ये ठाकुरवाद का परिभाषा देता है। आप उसे किस तरीके से देखते हैं? हाँ जी, ये मैं आपको बोलता हूँ, ये जो हकीकत तो देखा जाए ना कि ठाकुरवाद जो है शब्द है जो आपने बताया जातिगत नहीं है, ये एक प्रकार का प्राउड है, एक प्रकार से घमंड है ये। तो जो भी व्यक्ति इस माध्यम से एक सामने आता है तो समझो उसके अंदर ठाकुरवाद बसा हुआ है। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जब तक ये चीज़ बना रहेगा हमारे देश में बिल्कुल विकास रुकता रहेगा। आज जो है ना, जो एक दूसरे का मिलना जुलना है, एक दूसरे के साथ बैठना उठना है, भाईचारा है, ये ख़त्म होगा, क्योंकि ये ठाकुरवाद ख़त्म होना चाहिए। यस, अब अपना जो समाज है उसको धर्म आगे लेके जा रहा है या विज्ञान? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात आपने और बहुत अच्छा सवाल भी किया है। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ना, विज्ञान जो चीज़ें हैं, अगर विज्ञान को आदमी मान के नहीं चलेगा तो दुनिया में कभी सक्सेस नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं सक्सेस होगा, क्योंकि आज धर्म भी विज्ञान पे ही टिका हुआ है। पहले जो है ना, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ।
पहले लोग रामायण महाभारत में रामायण में ही बोलते थे कि रावण जो है ना एक रथ पे उड़ता था। हाँ। तो आज रावण कितने हजार वर्ष पहले की बात है, वो रथ पे उड़ता था। तो आज उसी धर्म पे विज्ञान शोध किया है और विज्ञान पे धर्म है। आज विज्ञान को अगर विज्ञान नहीं होता तो धर्म भी इतना बड़ा मजबूती नहीं होती, और अगर धर्म नहीं होता तो विज्ञान भी इतना बड़ा मजबूती नहीं होता। इसीलिए तो आज हमारा धर्म जो है ना, हमारे देश में सबसे ज़्यादा धर्म की बात होती है। तो हमारे धर्म का स्टडी विदेश वाले कर रहे हैं, वो हमारे धर्म को स्टडी करके वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हमारे लोग जाति पात में बंट करके और अपने देश को सत्यानाश कर रहे हैं। समाज देश के वरिष्ठ पदों पर को पाना चाहता है, लेकिन कहीं हक मार के बैठ जा रहे हैं। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? हाँ देखिए, ये तो बहुत आज हमारे समाज में तो बहुत बड़ा ये विडम्बना है। ये हर जगह ठगे जा रहे हैं, क्योंकि इनकी ईमानदारी इनको और ठगी की जगह पे लेके चली जाती है। तो अभी तो बहुत काफ़ी पढ़े लिखे लोग, काफ़ी बदलाव तो हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा शिक्षा विहीन लोग थे, तो लोग आते थे ठग के चले जाते थे। अभी धीरे धीरे समाज एक्टिव हो गया है। अभी ऐसे द्रोणाचार को वो हटा रहे हैं, खड़ा नहीं करने देते हैं। हाँ, ऐसा कहीं कहीं थोड़ा है कि जहाँ पर लोग नहीं, शिक्षा कम है, वहाँ पर ठगे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ही खत्म हो जाए। जो पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहा है, जी जी, ये अभी तक बराबरी नहीं हो पा रही है। ये बराबरी करने के लिए क्या हम सिर्फ संस्था बनाकर लड़ते रहेंगे, या फिर संस्था का एक महत्व, एक जोर देकर हमें सबको एक होकर ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा? नहीं, ये आपने जो सही बोला कि संस्था बनाने से ही सब कुछ दायित्व तो नहीं बन जाती है और सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, ऐसा नहीं है। संस्था बना करके ही सब काम नहीं हो जाता है। ये हम लोग को सबको मिलजुल के काम करना रहेगा, और मिलजुल के काम करेंगे तभी ये सब काम सफलता मिलेगी। और सफलता मिलने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। तो इस माध्यम से गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन हमने टीम ने बनाया है। वो टीम से एक हम लोग संदेश देते हैं कि भाई सब लोग इकट्ठा होंगे, और सब लोग एक दिन इकट्ठा होगा, जरूर होगा, और एक काम होगा। सर, आज के जो युवा है वो कहीं ना कहीं पकड़े हुए जा रहे हैं। हाँ हाँ, आज कोई युवा 14 साल की उम्र में भगत सिंह बनना नहीं चाहता, जी जी, और चंद्रशेखर आजाद बनना नहीं चाहता। तो आने वाली समाज और अपनी समाज को आप उन युवाओं को कैसे समझाएंगे कि हमने ये लड़ाई लड़ा है, जबकि अभी तक हम देख लें, अगर क्षेत्रगत स्थिति में और वरिष्ठ पदों पर स्थिति में तो संख्या ना के बराबर है। तो कितने जन निषाद समाज से वरिष्ठ पद पे हैं, संख्या बहुत ना के बराबर है। उसके लिए क्या संदेश देंगे आप युवाओं को? देखिए, मेरा तो मानना है कि ये संख्या, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, ऐसा एक कहावत है। तो अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई अच्छा से, हमारे समाज वाले सब मिल करके अच्छा शिक्षा लेंगे, तो हमको उम्मीद है कि हमको हक मिलेगा। क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो कम है, हमारे लोग शिक्षा में कम है। तो जो लोग शिक्षा में ज़्यादा, उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी ज़्यादा हो जाती है। तो हम इस चैनल के माध्यम से मैं सबको संदेश दूंगा कि हमारा शिक्षा बहुत मजबूत होना चाहिए, जिससे हमारे हक को कोई छीन न सके। हम अपना हक लेकर के आगे बढ़ें। हम आज का जो परिस्थिति है, अगर उस परिस्थिति में हम वो चीज़ पूछें कि सबको सबकी संख्या पता होनी चाहिए, मतलब जाति जनगणना, भाई हमें सिर्फ इतना ही पूछना है कि हमारी जितनी संख्या है, जैसे अभी आपने बताया कि हमारी शिक्षा की कमी की वजह से हमारे लोग वरिष्ठ पद पर नहीं हैं, और जब वरिष्ठ पद पर बताना चाहें ताकि हम भी बराबरी के हिस्सेदार हैं और हम भी यह लड़ाई लड़कर दिखाएं। गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन से मेरा यह भी सवाल रहेगा कि वो आने वाले समय में अपने आप को कहाँ तक लेकर जाएगा, ताकि उसके समाज के लोग कंधे से कंधा मिलाकर उसकी हर एक लड़ाई को सफल बनाने का प्रयास करें। जी राहुल जी, मैं तो आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये सच्चाई है कि हम लोग आपस में संगठन मजबूत करेंगे, और हम लोग जब संगठन मजबूत करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे बातों को लोग केयर करेंगे। मेरा मानना है कि जैसे फूलन देवी जी की जो भी विचारधाराएं थी, वो हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उनका जन्मदिन के हम लोग प्रसारित करते हैं, उनका शहादत दिवस के दिन हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जन्मदिन पे ही हम लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं उनके बारे में। तो उनकी विचारधाराओं को फैलाने के लिए हम हर कोशिश करेंगे कि उनकी विचारधाराओं को जगह जगह तक पहुंचा सकें, हर नारी शक्ति मजबूत हो। हाँ बोलिए। था समाज में पढ़ने नहीं दिया जाता था। हाँ, आपको मालूम होगा कि पढ़ने नहीं दिया जाता जी। अब शायद अगर आपका समाज पढ़ भी लिया है किसी तरीके से लड़ झगड़ कर,
तो अब उसको पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी सवाल है ये। मेरा इसमें कई पॉइंट छिपे हुए हैं। अगर आपका समाज का व्यक्ति कहीं अगर बोलने की इच्छुक रखता है, अगर वो बोलना जानता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता। कुछ सौर मंडल में ऐसी चीजें उपलब्ध होती हैं, चारों तरफ घूमती रहती हैं कि वो कहने नहीं दिया जाता। तो मेरा मानना है कि हम अपने विचारधाराओं के साथ साथ 2-3 चीज़ें बहुत स्वाभाविक है। हमारा एजुकेशन बहुत प्लस होना चाहिए। इसमें एजुकेशन में पढ़ाई ही नहीं आती है, इसमें सोशल एजुकेशन सबसे वरीयता दिया जाता है। जब तक आप सोशल एजुकेशन में वरीयता नहीं पाओगे तब तक बहुत सारे सौर मंडल आपके ऊपर हावी होंगे। मेरा मानना पहले ऐसा नहीं था, सामाजिक सोशल एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे थे और हमारे ऊपर सौर मंडल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। आज हम एजुकेशन में तो है ही हैं, कुछ परसेंटेज तो बढ़े ही हैं, और सामाजिक जो सोशल एजुकेशन है उसको भी बढ़े हैं, तो अभी उतना निगेटिव नहीं है। और हम ऐसा बढ़ते रहे, हमारा सौर मंडल सब खत्म हो जाएगा और हम लोग अच्छा काम करेंगे। मेरा जो सवाल है, मतलब पहले तो आप पढ़ नहीं पाते थे और आज पहले आप पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन चीजें जब धीरे धीरे बदली तो आप पढ़े, कैसे भी लड़ झगड़ कर पढ़े, लेकिन अब पढ़ाई नहीं दिया जा रहा है आपको। नहीं, ऐसा ये जो चीज़ें हैं कुछ सत्ता का बात है, और सत्ता में आकर के कुछ लोग अपना सत्ता पाने के लिए कुछ न कुछ गणित करते रहते हैं। ऐसा होगा नहीं और होने भी नहीं दिया जाएगा। जनता जागरूक बन गई है, भारत की जनता जागरूक हो चुकी है, इन लोगों की जो गणित है ज़्यादा चलने नहीं देगी। और सर मेरा दूसरा सवाल यह भी रहेगा कि आप अपनी संस्था गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन में युवाओं को कितना महत्व देते हैं? और दूसरी बड़ी बात, हमने यह भी सुना है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ देश चलता है। जवानी का मतलब जिस तरफ युवा चलता है उस तरफ देश चलता है, ऐसा? हाँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा युवाओं का ही वरीयता है, क्योंकि जहाँ युवाओं का वरीयता है वहीं पर देश विकास होगा। अभी कैसा होता है, पुराने लोग, पुरानी चीज़ें होती है वो मार्गदर्शित होते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो युवा ही मेहनत करता है, तो युवा ही देश का ऋण है और युवा ही काम करेगा। तो हम लोग गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन युवा को बहुत सभी युवाओं को जो है बहुत वरीयता दिया है और अच्छे युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को यहाँ शामिल करते हैं, सदस्य बनाते हैं, अपने अपने विचारधाराओं को रखते हैं। और सर वो आपसे अगर जुड़ना चाहेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम उसके लिए हमारे यहाँ सदस्यता फॉर्म है, उनको भरना पड़ेगा, सदस्यता शुल्क देना पड़ेगा, जो मंथली, सालाना और आजीवन 3। मेरी दूसरी सवाल मतलब और सवाल है, अगला सवाल यह रहेगा कि जो आपका फार्म है ये तो ऑफलाइन है, अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा, कोई भी वो अगर बाहर प्रदेशों से जुड़ना चाहेगा तो उसके लिए क्या करना? हाँ, हम लोग के पास हम लोग का सबसे पहले तो क्या है, ऑनलाइन हमारा अकाउंट नंबर है, तो हम लोग उनका सदस्यता शुल्क जो होता है ऑनलाइन मंगा लेते हैं। दूसरी जो हमारा फॉर्म है हम ऑनलाइन भर करके उनको पहुंचा देते हैं, सदस्यता बन जाते हैं और हम उनको समय समय पर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि भाई आपका सदस्यता शुल्क फला टाइम को देना है। और उनको जो सेवा चाहिए हम उनके दिल के अनुसार हम लोग उनका सेवा करते रहते हैं। भाई आपका जो हक है वो आप लेते रहिए। गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन जो संस्था है यह अभी तक महाराष्ट्र के कितने जिलों में है और महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य प्रदेशों में कितने जिलों में है? और इसके सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में ये गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन फैल चुका है, जो महाराष्ट्रियन कोली समाज से लेकर के उत्तर भारतीय कोली समाज दोनों मिल के काम करते हैं। आज गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन का हमने आपको एक, राहुल जी, बहुत सोचने की बात है, ज़रा आप भी ध्यान से सुनिएगा कि गंगा सागर पुत्र हमने बनाया कैसे, हम लोग बनाया कैसे। गंगा पुत्र मतलब हमारे उत्तर प्रदेश हैं और हमारे हिंदी भाषी जितने लोग हैं गंगा पुत्र से नवाजे जाते हैं, और महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो यहाँ के कोली समाज सागर पुत्र से नवाजे जाते हैं। तो हमने दोनों लोग को मिल करके गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन बनाया है। मतलब हमारा हिंदी भाषी कोली समाज है और ये महाराष्ट्रियन कोली समाज है, ये सब मिल करके एक साथ काम करते हैं, जिससे पूरे महाराष्ट्र में गंगा सागर पुत्र का नाम है। रही बात उत्तर प्रदेश से कई लोगों को, वरिष्ठ सम्मानित लोगों को गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन थाना में बुलाया है, उनका स्वागत किया है, वहाँ के जिला पंचायत को बुलाया है, वहाँ विधायक को बुलाया है, वहाँ सांसद को बुलाया है, वहाँ मंत्री को बुलाया है, सभी लोग को बुला करके थाना में सब लोग का सम्मान हुआ है। और उत्तर प्रदेश में गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन बहुत काफ़ी फैल चुका है, लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। और सर मेरा अगला सवाल है, अगर बुजुर्ग के घर नहीं चलते, करेक्ट, तो वैसे एक संस्था होती है
आप बुजुर्ग को कितना सम्मान देते हैं अपनी संस्था में। और दूसरी बड़ी बात, वो बुजुर्ग हैं, वो मतलब उनका आप देखभाल कैसे करते हैं, आप उनको उनके पास जाते हैं कि वो आपके पास आते हैं, वो चीज़ होना चाहिए। आप इसमें हमें यह बताइए कि आप उनके पास जाते हैं कि वो आपके पास आते हैं। हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग को जितने हमारे मार्गदर्शित लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे थाना में माननीय छोटेलाल निषाद जी हैं, रामलगन कश्यप जी हैं, लौहर हरिद्वार साहनी जी हैं और रामदार साहनी जी भी हैं, जो हमारे टीम में कोषाध्यक्ष भी हैं। ये भी हमारे बहुत ही तजुर्बे वाले व्यक्ति हैं। तो हम लोग उनसे खुद जा कर के ये सब सलाह मशवरा लेते रहते हैं कि हम लोग को किस दिशा में जाना चाहिए, कैसा जाना चाहिए। वो लोग हमको मार्गदर्शित करते हैं, हम लोग को मार्गदर्शित करते हैं और उन्हीं की बात ले करके हम एक युवा ब्रेक तैयार करते हैं, स्टैंड तैयार करते हैं और उसको हम प्रसारित करते हैं। अब मेरा अगला सवाल यह भी रहेगा सर, है और एक लेटरल भर्ती चालू की है जी। लेटरल भर्ती में हमें और आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। जी जी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं अभी आपको हाँ नहीं, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ आ रही हैं, बहुत सारे जगह हैं जो हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये तो सही है, कहीं न कहीं हमारे साथ दरिंदगी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा मानना है कि हमको पहले शिक्षा में आगे आना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर हम शिक्षा में मजबूत हैं, शिक्षा में आगे हैं, तो कोई शिक्षा दीक्षा खूब करो, जानो अपने अधिकारों को। मैं अपनी समाज को संदेश दिया है, खास करके अपने समाज के लिए मैंने संदेश दिया है, शिक्षा दीक्षा खूब करो, जानो अपने अधिकारों को, फिर विधानसभा और लोकसभा में चुनकर भेजो मछुआरों को, चुनकर भेजो। जब आप शिक्षा दीक्षा करेंगे तभी आप उस जगह पर चुन के भेजेंगे। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ राहुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम शिक्षा दीक्षा में तेज नहीं जाते हैं और चुन के जा भी जाए, अगर चले भी गए तो जा करके वहाँ हवा हवाई हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, चुन के भेजना बड़ी बात नहीं है, समझना बहुत बड़ी बात है। शिक्षा बहुत अच्छी बच्ची आपने जो अभी बताया कि पढ़े लिखे होना वहाँ जरूरी है। जी जी। हम उत्तर प्रदेश के एक सांसद जी को देखा है, डॉक्टर संजय निषाद जी। हाँ, आप उनके बारे में भी जानते होंगे। हाँ, सब जानते हैं। जी जी। उन्होंने अभी तक आपके समाज को और अपने समाज के लिए आरक्षण का सरकार में है, मांग कर भी रहे हैं, तो बार बार प्रस्ताव ठुकरा दिए जा रहे हैं। जी जी जी। तो ऐसा कब तक चलेगा सर जी? नहीं, ये तो आपको बता रहा हूँ, ये संजय जी को करना चाहिए, क्योंकि पावर मिला है, अधिकार मिला है, तो उनको उस चीज़ पे लड़ना चाहिए, लड़ाई उस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए। और आपको बता दूं कि हम लोग संजय जी को यहाँ थाना में बहुत बड़ा सम्मानित किया और सबसे पहले स्टैंड हम लोग यहाँ छोटा मंच लगा करके उनको एक वरीयता दिया कि आप अच्छा काम करो, हम लोग आपके साथ में हैं। हम लोग भरपूर साथ दिया, उनके हर मंच को लगाया, उनके हर प्रोग्राम को थाना में किया। और आज मैं उनसे, मेरे चैनल के माध्यम से उनको भी कहना चाहूँगा कि आप बहुत सारे एजेंडा लेकर के वहाँ पहुँचे हुए हो, कुछ एजेंडा आप भूल जाते हो अपने समाज के लिए, तो आप उस बात को जरूर रखें समाज में। समाज आपके साथ में है, ये सही है, लेकिन आप समाज का जो बात है वहाँ पहुँचाया करिए, जिससे आपको समाज ध्यान देता रहेगा। माफ करना, मैं एक सवाल बहुत गुस्ताखी से पूछना चाहता हूं। बिल्कुल। वीडियो वायरल हुआ था जो अपने समाज से अपनी पूजा करा रहे थे, तो हमारे हिसाब से क्या ये सही है, क्या ये गलत है? नहीं, ये चीज़ से मैं भी सहमत हूँ। क्यों बताऊँ? देखिए, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, लेकिन वो बहुत ही, उनको ऋषि मुनियों में बहुत ही पावर जगह मिला, जबकि वो भारत उनके ही विश्वामित्र के ही लड़की शकुंतला थी, जो राजा दुष्यंत से शादी हुआ, और उनके लड़के भरत हुए, जो भारत के नाम पर भारत का देश नाम पड़ा। मेरा मानना है कि यहाँ पर हर जात के लोग उस चीज़ को कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ओनली ब्राह्मण। ऋषि मुनियों में श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण नहीं थे, महात्मा व्यास ब्राह्मण नहीं थे, वेदव्यास ब्राह्मण नहीं थे, वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे। तो पहले के लोग वरीयता दिए थे, आज भी वरीयता होना चाहिए। और आज भी पूजा पाठ करने के लिए हर व्यक्ति पढ़ लिख करके, शास्त्री बन करके, आचार्य बन करके वो पूजा पाठ करवा सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए। और मेरा अगला सवाल रहता है, हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अब तक उतनी तेजी से नहीं सुधर रहे जितनी तेजी से किसी और के सुधर रहे हैं। मैं राहुल जी एक बात और बोलता हूँ कि आपने जो सवाल किया सही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी जो
दिशा और दशा की जो बात किए हैं, संस्था के माध्यम से हम लोग पहुंचाए हैं। अगर आप अच्छा तरीके से शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छा तरीके से आपका शिक्षा मजबूत होगा, आप होशियार होंगे, आपके एजुकेशन बहुत होगा, सामाजिक स्तर बहुत होगा, तो सामान्यवाद ऑटोमेटिक ख़त्म होगा। क्योंकि सामान्यवाद वहाँ पे हावी होता है जो अनपढ़ गंवार होते हैं, पढ़े लिखे पर सामान्यवाद ज़्यादा चलती नहीं है। और ये प्रतीक है, मैंने आपको समझाया और बताया भी कि पूर्वजों से आया हुआ है। जो पढ़ा लिखा उसको लोग मतलब अच्छा वरीयता दिया, जो नहीं पढ़ा लिखा उसको जगह नहीं दिया। अभी इसके जो है मेरा सवाल है, लास्ट सवाल है, और इसके बाद हम अपने समाज की संवाद में आप और आपके पूरी टीम का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जी जी। और यह सवाल यह है मेरा कि आज का कोई भी व्यक्ति कहीं अच्छे पोजीशन पे पहुंच भी गया तो अपने समाज के लोगों को भूल जाता है। उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए। राहुल जी, एक बात बोलता हूँ, देखिए बहुत कठिन और बहुत दर्दनाक बात बोलने जा रहा हूँ आपसे। क्या होता है ना, ये हमारा समाज, हमारे लोग, ये कहीं न कहीं लोग व्यथित होते हैं। कोई अच्छा काम करने जाता है तो 10 लोग उसका एक बुराई करना चालू करते हैं। वो चाहते नहीं कि एक आदमी की वजह से कुछ काम होवे, और ये हर लोगों में है। हमारे भी संस्था में बहुत लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं, उनको बढ़िया जगह चाहिए और जगह के लिए मारामारी कर जाते हैं, जिद करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे समाज में बहुत बड़ा विषाद है कि काम नहीं करो और जगह चाहिए, पढ़ाई लिखाई मत करो, जगह चाहिए। मेरा मानना है कि सबसे पहले आप स्ट्रगल करो, मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, ज्ञान प्राप्त करो, लोगों में बैठे उठो, सामाजिकता ग्रहण करो, ऑटोमेटिक आपको जगह मिलेगा ही। तो ये जो लोगों की जब आपने सवाल किया, लोगों के बारे में पूछा, तो ये हर जगह यही है कि काम करना कोई और चाहता है और वरीयता लेना कोई और चाहता है। तो वो हर जगह है, पूरे देश में ऐसा है, और वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि शिक्षा का माध्यम, शिक्षा जब होगा तो सब ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। और राहुल जी सर, आपका धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब भारत आज तक न्यूज पर गंगा सागर पुत्र एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महेश निषाद जी काफ़ी बेबाकी से हर एक सवालों का मेरे उत्तर दिए, और हम आपसे जल्द एक बार फिर मुलाकात करेंगे अपने अन्य सवालों के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत आज तक न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी आवाज़ बेबाकी से उठा सके। अपने आसपास की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करिए भारत आज तक न्यूज़। राहुल यादव।